यानी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिला पंचायत जनप्रतिनिधियों को मलाल है कि उनकी हालत शोले फिल्म के ठाकुर जैसी है। कहने को तो वो अध्यक्ष हैं, लेकिन न तो उनका कोई मान है और न ही जनहित के फैसले के लिए कोई अधिकार। लिहाजा वो अपने लेकर लामबंद हो गए। तो उधर ब्यूरोक्रेट्स के साथ खड़ी सरकार का भी अपना राग है, अपनी दलील है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्षों ने अघोषित रूप से युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। अलीराजपुर को नर्मदा लिंक परियोजना की सौगात। सीएम शिवराज ने आज 2200 करोड़ की नर्मदा लिंक सिंचाई परियोजना का किया शिलान्यास। मामले में सीबीआई ऑफिस पहुंचे दिग्विजय सिंह, अफसरों को घोटाले से जुड़े सबूत सौंपे। नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा, मीडिया में बने रहने के लिए इधर उधर भटकते हैं दिग्गी। मंत्री केदार कश्यप की पत्नी के फर्जीवाड़े मामले में केंद्राध्यक्ष और समन्वयक किए गए निलंबित। सीएम रमन ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। कल ही आई थी कमेटी की जांच रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों को दी मंजूरी। विश्व बैंक के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। 4 सिंचाई परियोजनाएं भी। इंदौर में जनता के सहयोग से विकसित होगा डायमंड पार्क। कम बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात। पिछले साल के मुकाबले 40% कम हुई बारिश। खाली पड़े हैं बांध और जलाशय। उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में फिर नया बखेड़ा। कुलपति की लताड़ के बाद गोपनीय विभाग के प्रमुख को पड़ा दिल का दौरा। विरोध में हड़ताल पर गए कर्मचारी। राजनांदगांव नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। जादूगर आनंद के शो में फ्री पास को लेकर हुई तीखी नोक-झोंक। जबलपुर की लाज में निर्भया टीम ने मारा छापा। मौके से 3 संदिग्ध जोड़े गिरफ्तार। लाज संचालक पर भी केस दर्ज। बस्तर के साड़ी बुनकर भोजराम देवांगन का पीएम मोदी ने किया सम्मान। रंग बिरंगी साड़ियों पर उकेरी आदिवासी संस्कृति की छटा। और सरहद पर तैनात जवानों को छत्तीसगढ़ के लोगों ने भेजा प्रेम भरा पैगाम। राखी और मिठाइयों से भरा वाहन मुख्यमंत्री ने किया रवाना। This program is sponsored by CXCT. तो पंचायत राज व्यवस्था का सपना हमारे बापू ने देखा था। उनका सपना था कि समाज के निचले स्तर तक के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की नींव रखी गई। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। हालांकि कर्नाटक में पंचायत राज सबसे पहले लागू हुआ था, मगर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई। इसके पीछे मंशा थी कि गांव की शासन व्यवस्था और उनसे जुड़े सरकारी तंत्र का कार्यकारी नियंत्रण अब पंचायतों के हाथ में ही हो। लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा से एक राजनीतिक प्रयोग का विषय रहा है। 1993 में सत्ता में आने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कुल 25 परिवर्तन पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज के अधिनियम में किए। वे दलीय राजनीति के विस्तार के लिए पंचायती राज का भरपूर इस्तेमाल जानते थे। लेकिन सूबे में एक बार फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ और प्रदेश की बागडोर बीजेपी के हाथ में आ गई। राज्य में सत्ता बदली तो विकेंद्रीकरण का रूप भी बदल गया और बिगड़ गया व्यवस्थाओं के बीच का संतुलन। तो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षों को अधिकारों से वंचित कर रही सरकार में बैठे लोग अपने को हाथी और हमें चींटी समझते हैं, जबकि एक चींटी ही हाथी के नाक में दम कर देती है। जी हां, ये वो मैसेज है जिसे सोशल साइट व्हाट्सएप पर शहडोल जिला पंचायत की उपाध्यक्ष
पूर्णिया तिवारी ने पोस्ट किया है। दरअसल प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने इन दिनों सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के हनन के विरोध में एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके लिए व्हाट्सएप पर बाकायदा मध्य प्रदेश जिला पंचायत नाम से एक ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रिया भेजकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकारों को लेकर आर पार, सरकार और पंचायती राज के शीर्ष नेताओं में तीखी तकरार। जी हां, मध्य प्रदेश में अधिकारों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सरकार के बीच शुरू हुआ टकराव थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जहां अपनी मांगों पर मनाही के बाद पंचायत जनप्रतिनिधि सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लामबंद होकर दो हाथ करने की तैयारी में हैं। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अधिकार छीने जाने से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि सूबे में पंचायती राज नहीं बल्कि अधिकारी राज चल रहा है। जिला पंचायतों में अध्यक्षों की नहीं बल्कि सीईओ और कलेक्टरों की मर्जी से काम हो रहा है। सीईओ जिसे चाहे सस्पेंड करे और जिसे चाहे बहाल करे, सब मन मर्जी से हो रहा है। उनके अधिकार में ना लाल बत्ती शामिल है, न मंत्री दर्जा और न ही तबादले और सीआर लिखने का अधिकार। पंचायत जनप्रतिनिधियों की ये है मांगे। महापौर से ऊंचा दर्जा मिले, राज्य मंत्री का रुतबा भी मिले, तबादले के अधिकार, पंचायत कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की आजादी मिले, सरकार की योजनाओं में सहभागिता मिले, कल्याणकारी प्लान तैयार करने में उनकी भूमिका भी हो, अधिकारियों पर शिकंजा कसने का पावर मिले, सीईओ और कलेक्टर उनकी सुने, अनलिमिटेड वाहन खर्च, यात्रा भत्ता दिया जाए। इतना ही नहीं, अपनी इन बड़ी मांगों को लेकर राज्य सरकार के विरोध में खड़े इन नेताओं ने बाकायदा व्हाट्सएप पर मध्य प्रदेश जिला पंचायत नाम से एक ग्रुप भी बनाया है, जिसमें वो मुखर होकर अपनी राय भी दे रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2 सितंबर को बीजेपी समर्थित अध्यक्ष उपाध्यक्षों को सरकार कार्यशाला के नाम पर पचमढ़ी बुला रही है और बीजेपी कांग्रेस के नाम पर फूट डालने की रणनीति बना रही है। हमारी सुनवाई कहाँ है, फिर हमारे पास पावर क्या है कि हम जिला पंचायत में बैठे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि आजकल शहरों में बड़े बड़े मॉल हैं, मॉल के चौकीदार को भी 10,000 सैलरी मिलती है। वैसे ही जिले में हम लोगों को भी एक चौकीदार के रूप में बैठा दिया गया है कि 10,000 सैलरी दे रहे हैं, आप बैठ करके खाली जिला पंचायत की कुर्सी में एक चौकीदारी करें। ये जो है कांग्रेस भाजपा के जो भी समर्थित हों, तो उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया कि 2 सितंबर को हम पचमढ़ी में भाजपा के लोगों को मीटिंग बुलाएं। ये बिल्कुल हमारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल हम सिरे से नकारते हैं कि एक जनता के चुने हुए आदमी के अधिकारों को छीनने के बाद में हमारे पास क्या बचता है। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को लाल पीली बत्ती और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त देने के मामले में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव और विभागीय अफसरों में पटरी नहीं बैठ रही है। हालांकि वो इनके सबके बावजूद अपनी पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में हैं। नहीं, विभाग ने खारिज नहीं किया है, क्योंकि विभाग को अधिकार नहीं है लाल बत्ती देने का या प्रोटोकॉल जो कुछ भी होता है या गनमैन देने का। ये तय करता है गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो विभाग से संबंधित, ग्रामीण विकास विभाग से, पंचायत से संबंधित जो मांगे थी उनकी अधिकांश हमने स्वीकार कर ली है। लाल बत्ती मांग रहे हैं सरकार से। नहीं, तो हम हमारे सदस्यों का वक्त आने पर निर्णय हमारे मुख्यमंत्री प्रशिक्षण वर्ग जो है पचमढ़ी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, उसमें भी ये मांग उठने वाली है। करेंगे तो हम सुनेंगे, पावरफुल बनाया करेंगे तो सुनेंगे। लेकिन अभी तो कैसा है, सारे हमारे हैं। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली पोजीशन है कांग्रेस की। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के समर्थन का ऐलान किया है। जिला पंचायत का अध्यक्ष पंच का ट्रांसफर, सचिव का ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई पावर नहीं है, पावरलेस है सारा सिस्टम। मैं तो कई वर्षों समर्थन करते आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ कि देखिए जो आदमी इलेक्ट होकर आया है उसके पास क्या है, उसको कुछ दिया ही नहीं है आपने। डाकिये के रूप में काम करता क्यों, खाली वहाँ जाता है, चाय पीने को मिल जाती जिला पंचायत में, इसके अलावा क्या पावर है। फिलहाल जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि व्हाट्सएप के जरिए 2 अक्टूबर को भोपाल में 1 लाख लोगों के प्रस्तावित समागम की रणनीति तय करने में जुटे हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही सदस्यों,
पंचों और सरपंचों को भी बुलाने की तैयारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन जनप्रतिनिधियों की मांगों पर मुहर लगाती है या फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों का विरोध और आंदोलन जारी रहता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब अधिकारों को लेकर हो तकरार, सियासी खींचतान में असल मुद्दों से भटक जाएं जनप्रतिनिधि और जिम्मेवार और शुरू हो जाए आर पार का संग्राम, तो सवाल जिला पंचायत अध्यक्षों को अधिकार देने से क्या बिगड़ेगा प्रशासनिक ढांचा? जिला पंचायत अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा देना कितना जायज? क्या त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू होने से बढ़ा है भ्रष्टाचार? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान हमारे राकेश शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे न्यूज एक्सप्रेस के राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ गिरिजा शंकर जी, और हमारे साथ फोन लाइन में भी कई मंत्री जुड़ेंगे। गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा आपसे ही है, जो ये तकरार चल रही है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि कई तरह के अधिकार मान रहे हैं, उसमें एक दो तो जिला पंचायत अध्यक्षों ने जो बातें रखी हैं कि हमारी अधिकारी या मंत्री या जो जिला पंचायत के सीईओ हैं वो सुने, इस तरह की भी मांगे रखी गई हैं। देखिए जी, उनकी जो मांगे हैं वो दो तरह की है जी। एक उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा हो, लाल बत्ती हो या तमाम चीजें हो, और दूसरा उनके काम करने का अधिकार। सवाल उनकी प्रतिष्ठा के प्रश्न का जो है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं समर्थन नहीं करता उन बातों की, लेकिन जो काम करने का अधिकार वो मांग रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि आजाद मुल्क में जो सबसे बड़ी समस्या रही है, नौकरशाही और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच जो टकराव होता रहा है, ये उसी का एक रूप है। 1993 में संवैधानिक संशोधन के बाद ये पंचायती राज लागू हुआ। मध्य प्रदेश ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश में पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। आज इन 22 सालों के बाद आप देखें तो संविधान की मंशा के अनुरूप वो नियम कायदे नहीं बनाए गए कि जिसमें पंचायती राज सही माने में लागू हो और पंचायतों के स्तर पर विकास की रणनीति बने, विकास के कार्यक्रम चले और उनको सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण दरअसल मुख्य मुद्दा है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ब्यूरोक्रेसी तो कम से कम नहीं ही चाहती। पंचायती राज लागू होने के बाद जो जिले स्तर और जिले के नीचे के स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें एक बदलाव की जरूरत थी। जब जिला पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं, चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य हैं, और उनको अपने जिले की योजनाएं बनाने का, विकास करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो जाहिर है कि कलेक्टर की भूमिका सीमित हो जानी चाहिए। जी, वो कलेक्टर बना हुआ है सीईओ के अधीन, तो उसके बजाय एक सीईओ रख दिया आपने। ये एडॉक व्यवस्था है कि कलेक्टर के अलावा एक सीईओ हो। तो उन पंचायती राज में जो प्रतिनिधि काम करने वाले हैं उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिनको काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, वो न मिलने के बजाय एक कलेक्टर की जगह 2 कलेक्टर हो गए जो जिनकी ताबेदारी में उनको काम करना है। ये बहुत गंभीर मसला है, और दुर्भाग्य से इन 20-22 सालों में सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकार बीजेपी की भी है, और दोनों ही सरकारों में खुले मन से, खुली नीयत से पंचायती राज को, व्यवस्था को लागू करके सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोई कोशिश नहीं की गई। और उसका ही एक परिणाम है कि आज पंचायतों के अंदर जो ये असंतोष है, वो असंतोष बहुत जायज है, और इस असंतोष को बहुत जल्दी एड्रेस करना चाहिए। गिरिजा शंकर जी, हम आपको थोड़ा रोकेंगे। हमारे साथ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी फोन लाइन में जुड़ गए हैं। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। नमस्कार जी। ये जिस तरह से अभी पंचायत राज एक व्हाट्सएप, एक बाकायदे ग्रुप बना दिया गया है, और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं कि उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको लाल बत्ती का दर्जा नहीं मिल रहा है, उनको जो सीईओ वगैरह हैं उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो जिस तरह के आपके सामने भी मांगे आई होंगी, कई इस तरह की मांगे हैं, 10 से अधिक मांगे हैं, इसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? विभाग से संबंधित जो मांगे थी जी, पंचायत विभाग से संबंधित, उसमें से अधिकांश मांगे उनकी जी हमने स्वीकार कर ली हैं जी, और शेष मांगे जो लाल बत्ती इत्यादि की, गनमैन
और प्रोटोकॉल दर्जा, ये सब गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार का विषय है जी। उस कारण से मैंने उनसे कहा था कि आप उनसे चर्चा कर लें, मैं भी कर लूंगा जी, और एक दिन सब बैठक हो जाए, क्योंकि अनेक विभागों से संबंधित उनके विषय हैं जी। तो महिला बाल विकास भी है, शिक्षा भी है, कृषि भी है, स्वास्थ्य भी है, निर्माण भी है, ये सारे विभाग जो हैं जी उससे संबंधित उनके विषय हैं। तो मैंने कहा था कि सभी लोग, उनके मंत्री, उनके सेक्रेटरी, सभी के साथ बैठ के चर्चा कर लें जी। और नहीं तो पूर्व में जैसी व्यवस्था, अभी पूर्व की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। नहीं, अभी तक उनको राज्य मंत्री का दर्जा था, क्या अब नहीं रहा? नहीं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न दर्जे में, न सुविधाओं में, न कुछ सुविधाएं पिछले कार्यकाल से के बीच में बढ़ाई ही थी। वेतन भी व्यक्ति कुछ बढ़ाए थे, तब से लेके अभी तक कोई नया कार्यकाल में कोई कमी थोड़ी, किसी भी चीज में बता दें किस चीज में कमी की गई, गोपाल एक चीज बता दें। हाँ जी, भार्गव जी हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी गिरिजा, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो संविधान संशोधन करके जो पंचायती राज की व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई, क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रदेश में जो पंचायती राज लागू है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है और उनको वो तमाम अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उनको दिए गए हैं, और सत्ता का विकेंद्रीकरण की जो मंशा थी वो पूर्ण रूप से लागू है प्रदेश में? नहीं, संविधान की जहाँ तक मैं मान के थोड़ा बहुत जानता हूँ तो संविधान में न लाल बत्ती का कोई कथन होता है, न प्रावधान। मैं उनकी प्रतिष्ठा और सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। अन्य बातों का तो इनके लिए तो हम मान के चलते हैं कि ये राज्यों से संबंधित विषय है और इनके लिए राज्य सरकारें ही तय करती हैं, विभाग तय कर लेते हैं आपस में बैठ के भाई क्या चाहिए, और अपना इधर उधर कम बढ़ करके जो राज्य के वित्तीय प्रबंध होते हैं उनके अनुसार कर देते हैं। जी, गिरिजा जी का ये कहना है कि संवैधानिक जो अधिकार होने चाहिए क्या है? ये राज्य का प्रश्न नहीं है कि राज्य क्या चाहता है, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न संविधान का है। राज्य के चाहने नहीं चाहने से नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था में राज्य के चाहने नहीं चाहने का प्रश्न नहीं उठता। मैं जानना चाहता हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं क्या आपके राज्य में वो लागू हैं? सभी तरह से लागू है, पूर्व से भी थी, अभी भी उनमें कोई कटौती नहीं की गई, कोई कमी नहीं की गई है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में थी और पिछले कार्यकाल में थी वही व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं। तो जी 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 गोपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा भार्गव जी से संपर्क कट गया है। जी गिरिजा शंकर जी, आप अपने ये जो बात मैं जानना चाह रहा था जो वो नहीं बता पा रहे थे, और वो सरकार की व्यवस्था और सरकार में बदलाव नहीं होने की बात कर रहे हैं। दरअसल सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है कि राज्य सरकार की मर्जी पर पंचायती राज नहीं है कि राज्य सरकार जैसा चाहे वैसा अधिकार दे या अधिकार न दे। उनको जो कुछ भी अधिकार दिया जाना है वो संवैधानिक व्यवस्था है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो संवैधानिक व्यवस्था अभी भी हमारे प्रदेश में लागू नहीं है। तदर्थ रूप से सरकारें अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो अधिकार उनको सौंप देते हैं, और जो अधिकार वो नहीं चाहते वो डिजर्व करने के बाद भी उनको अधिकार नहीं मिलता। और जब ये मुद्दा उठता है, ये गलती हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की भी है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करने के साथ साथ वो प्रोटोकॉल और सुविधाओं की बात भी करते हैं। सरकार के लिए ये बड़ा सुविधाजनक है कि वो प्रोटोकॉल और सुविधाओं की बात करके उसको जो संवैधानिक अधिकार जो मिलने वाली बात है उससे वो कन्नी काट लेते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिले या नहीं मिले, लाल बत्ती मिले या नहीं मिले, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको जिले में अपने जिले के विकास के लिए, अपने जिले के जरूरतों के लिहाज से योजनाएं बनाने का, बजट बनाने का कोई उनको अधिकार है या नहीं? ये अधिकार उनको नहीं है। जी, तो हम गोपनीय चरित्रावली लिखने की जो बात है उस पर हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन राकेश जी, ये 1993 में दिग्विजय सिंह जी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की थी। उस दौरान उनको बाकायदे राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था। अभी जो अधिकार हैं उससे ज्यादा अधिकार दिए थे। अभी सरपंचों को और जनपद पंचायत अध्यक्ष आर्थिक पावर है, जो वो फाइनेंशियल उनके पास पावर है, वो भी ले लिया है वापस, वो अधिकारियों को दे दिया है। तो इस त्रिस्तरीय पंचायत जो व्यवस्था है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके पूरा अधिकार ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सौंपना चाहती है? नहीं, एसपी त्रिपाठी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी,
पर एक बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि माननीय गोपाल भार्गव जी से आपने कार्यक्रम के शुरू में ही बात करी, तो बहुत सारी सरकार की जो बात है वो निकल के सामने आ गई। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो जिला पंचायतों की बैठक का अध्यक्ष करता है और उस बैठक में जो भी प्रस्ताव पास होते हैं वो पूरा वहां जो सदन रहता है वो बाध्य होता है उन प्रस्तावों पे काम करने के लिए। तो मुझे ये कहीं नहीं समझ में आ रहा है, बार बार जो बात निकल के आ रही है कि कोई भी उनको पावर नहीं है। आज अगर कोई बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहा है, वो पिछली बैठक की पुष्टि वो करता है, आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या काम वहाँ उस पंचायत में जिला में होना है, उसकी तय करने वाला अध्यक्ष होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह की उनके पावर में कटौती हो रही है। दूसरी बात, सरकार के सामने जो उन्होंने रखी है वो सरकार ने स्वीकार कर ली है। ये आपकी चैनल पे अभी मुझे जानकारी मिली। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर कोई बात निकल के आती है तो हमारी सरकार के पूरे दरवाजे खुले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेकर जा सकता है। अगर इन जनप्रतिनिधियों को कोई अगर समस्या आ रही है, जब दरवाजे खुले हैं तो ये अचानक जो जिस तरह से सारे पूरे प्रदेश के जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक हो रहे हैं, उसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, और सब एक लय में कह रहे हैं कि उनके पास कोई अधिकार नहीं, सब कुछ सीओ और कलेक्टर के पास चला गया। नहीं, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आज अगर उनने बात सरकार के सामने रखी और सरकार ने उनकी बात को माना है, जो उनको लगा था कि ये कमियां हैं उसको सरकार दूर कर रही है। जी पंकज जी, आपने राकेश जी को सुना। निश्चित तौर पे श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कर्नाटक में लागू हुआ था, लेकिन वहां द्विस्तरीय है। अब इनके जो खासकर राज्य मंत्री का दर्जा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे गोपाल जी ने भी कहा, प्रोटोकॉल, गनमैन, राज्य मंत्री का दर्जा ये विभाग के पास नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है कि पंचायत व्यवस्था के विरोध में जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर हमको 2-3 बिंदुओं पर सोचना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये बात प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ सरकारी आदेश और कार्यकलाप और क्रियाकलाप ऐसे दिखते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता पंचायती राज के चुने हुए नेताओं के अधिकार को समाप्त कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है गिरजा भैया ने जो बात करी उससे मैं सहमत हूं कि हम सब सवाल इस बात का नहीं है कि आपकी प्रतिष्ठा की लड़ाई क्या है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के समय जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा था, वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता था, लेकिन खाली प्रतिष्ठा के अलावा आपके जो अधिकार हैं, जैसे फाइनेंशियल पावर की बात, यदि प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्ष इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनके अधिकार छीनकर सीईओ के पास हैं, कलेक्टर के पास हैं, तो एक गौर करने की बात है। सीईओ और कलेक्टर के पास कांग्रेस के शासन में भी फाइनेंशियल अधिकार। त्रिपाठी जी बिल्कुल, देखिए वो तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। यदि मंत्री का अनुमोदन भी होता है तो आदेश अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होता है, ये मंत्रिमंडल का भी सिस्टम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सम्मान यदि मंत्री को प्राप्त होता है विभाग में, या किसी जिले के प्रभारी मंत्री को जो उस जिले में प्राप्त होता है, वो सम्मान यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि को शिवराज सिंह सरकार साहब की राज्य शासन में अधिकारियों के द्वारा नहीं मिल रहा, तो ये चिंता का विषय है। कारण यह है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और त्रिपाठी साहब यही बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में जो गांव की और जो पंचायत की अवधारणा को दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस सरकार ने साकार करने का प्रयास किया था, वो आज धूमिल हो चुकी है। और इसी के चलते आज ये स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपके चैनल पर खुलेआम वो मुख्यमंत्री जी की बुराई कर रहे हैं। वो इसलिए बुराई कर रहे हैं क्योंकि उनमें से किसी का द्वेष नहीं है, वो कांग्रेस समर्थित है, बीजेपी समर्थित ने भी करी। जो बीजेपी समर्थित महिला उन्होंने ही बुराई करी। और आपने स्वयं कहा कि इस सारे मामले में कांग्रेस बीजेपी से ऊपर हटके जो लोग हैं सब भोपाल में योजना बना रहे हैं गांधी जयंती पर बड़ा प्रदर्शन करने की। तो मुझे लगता है कि यह मामला कांग्रेस बीजेपी से हटकर है और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इसको टालना नहीं चाहिए। गोपाल भार्गव जी बड़े वरिष्ठ राजनेता, पर उन्होंने बहुत सफाई से अपने आप को बचते हुए उत्तर दिया कि जो हमारे विभाग की मांगे हैं वो हमने मान ली। क्या मांगे भगवान जाने, क्या माना ये वो जाने, लेकिन जो प्रतिष्ठा की बात है, गनमैन की बत्ती झंडे की बात है, तो उसको टाल गए। मुझे लगता है कि यदि मुख्यमंत्री जी वास्तव में इस मामले पे गंभीर हैं, और ये समस्या त्रिपाठी जी बड़ी एक विषम और विकराल समस्या होती जा रही है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री जी की संवाद की जो कमी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले मुख्यमंत्री जी जो भी मामला था संवाद करते थे, उनकी एक टीम थी, लोगों से बातचीत की जाती थी। पर आजकल या तो मुख्यमंत्री जी खुद व्यापम के चलते इतना परेशान है कि वो तय नहीं कर पा रहे कि राजनीति और शासन की दशा दिशा क्या हो, पर नुकसान मध्य प्रदेश से जुड़े लोगों
का होता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले में स्वयं पहल करना चाहिए और किसी भी आंदोलन के पहले उनको चाहिए कि बैठकर बातचीत करें। और यदि पंकज जी आपकी अनुमति हो तो हमारे साथ एक दर्शक है आगर मालवा से, मेरी, लेकिन उसके बाद बात अधूरी अवसर दीजिएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपका अवसर बिल्कुल देंगे। जी देवी सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं जी ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जो जनपद अध्यक्ष, जिला जनपद अध्यक्षों को पावर देना चाहिए। अगर उनको वो लोग चुन के आते हैं, जनता उनको चुनती है और उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बनाई है। सवाल करिए देवी सिंह जी। हाँ सर, सवाल करिए आप। सवाल ये है सर कि इनको अधिकार दिया जाना चाहिए। अधिकार दिया जाना चाहिए, किस तरह का? लगता है संपर्क हो गया, हम गिरिजा शंकर से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है बिरसा से, रवि साहू जी। रवि जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने माननीय पंचायत मंत्री को भी ये सुना है। पहले ये मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के जमाने में ये था कि सरपंच से लेकर के जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकार होते थे कि भाई अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी पंचायत के विकास के लिए, अपने जनपद के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए उनके पास पावर हुआ करते थे। लेकिन आज कंडीशन ये है कि पूरा सीओ और कलेक्टर के हाथ में ये पूरा मामला चला गया है। जो भी मनमानी करते हैं कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत करते, क्योंकि ऊपर से जो भी योजनाएं आती है उन्हें भारी भ्रष्टाचार का कारण है। क्योंकि आपने जो जनता के राहुल जी, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप अपना सवाल कर लें। आपको ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने क्षेत्र का वास्तव में विकास चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अधिकार लेस क्यों किया है? उनको अधिकार आकर क्यों छीने गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी कितने छीने गए कितने नहीं छीने गए, हम इसका उत्तर गिरिजा शंकर जी से लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है योगेश जी भोपाल से। योगेश जी आपका स्वागत है, संक्षेप में अपना सवाल करिएगा। सर मेरा सवाल शर्मा जी से है, माननीय शर्मा जी से। जी शर्मा जी ये बताएं कि भाजपा ब्यूरोक्रेसी पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करती है, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग ब्यूरोक्रेसी में आईएएस और आईपीएस ही पकड़ाए जाते हैं और आपके शासनकाल में तो सबसे ज्यादा पकड़ाए हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, आप सवाल ये याद रखिएगा, हम उत्तर लेंगे। हम गिरिजा शंकर से भी एक दर्शक का उत्तर लेंगे। लेकिन पंकज जी, आपने कहा था कि आपको मौका पूरा देना है, मुझे मौका मांगा था आपने। जी 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 नहीं, मेरा आग्रह सिर्फ है त्रिपाठी साहब कि यदि कोई इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, निर्वाचित संस्थान है, उसमें जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको फिर आपने चुना क्यों? जी इतना बड़ा आम जनता का पैसा खर्च करके जिला पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं, गांव-गांव तक के चुनाव होते हैं और उसमें कथित तौर पर बड़े भारी लेन देन के आरोप भी लगते हैं। तो इतनी सारी प्रक्रिया के बाद यदि कोई आदमी आकर सिर्फ वहां बैठकर, जो हमारी बहन कह रही थी कि 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है और एक मॉल के चौकीदार की और उनकी स्थिति बराबर है, तो निश्चित तौर पर ये टिप्पणी चिंताजनक है। यदि हमारा उनमें भत्ते क्या मिलते हैं उन्होंने नहीं बताया। 10,000 तनख्वाह एक विधायक के लिए नहीं, 70,000 रुपए ले रहा है विधायक त्रिपाठी साहब, सारे भत्ते तो ये उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ये साफ तौर पर बोल रही है। मेरा आग्रह त्रिपाठी जी संख्या से नहीं है, वो 10,000 या 20,000 हो। सवाल उस बात का है कि आपने यदि कोई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए हैं तो वो क्यों कराए हैं? मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप चुनाव में खर्च करते हैं। चुनने के बाद यदि वो प्रतिनिधि भोपाल में इकट्ठे होकर लाख लोग इकट्ठे करने की बात करें, सरकार के विरुद्ध आंदोलन की बात करें, तो सरकार के लिए शर्मनाक है। और आप अधिकार देकर सरकार कमजोर नहीं हो जाएगी। वैसी सरकार के ऊपर काम का इतना बोझ है, आप मंत्रालय चले देखिए क्या स्थिति काम की। तो सरकार को, यानी मुख्यमंत्री जी को और उनके जो आसपास नौकरशाह काम करें, किसी मित्र ने सवाल ठीक पूछा कि सरकार अफसरों पर इतनी निर्भर क्यों है? आपके पास राजनेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनकर आए हैं, भाई इनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो यदि आप उनके अधिकार छीनकर सिर्फ अफसरों के भरोसे पर राज्य करना चाहेंगे त्रिपाठी साहब, तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। बहुत लंबा हो गया, हमारे पास सवाल और भी है जो हम आपसे पूछेंगे आगे चलकर। जी गिरिजा शंकर जी, एक हमारा भी सवाल है, दर्शक ने किया, उसका उत्तर आप देंगे। इन्होंने एक और जो मांग की है कि गोपनीय चरित्रावली लिखने का अधिकार उनको होना चाहिए। क्या मंत्रियों को है अधिकार सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लिखने का? नहीं, लिखने का अधिकार है। दरअसल देखिए, ये लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई जो बना दी गई है या बनाई जा रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। सवाल यहाँ पर उस तरह के अधिकारों के नहीं है जो आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सवाल उन अधिकारों का है जो संविधान सम्मत न केवल जिला स्तर पर बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलना चाहिए। ग्राम सभाओं की व्यवस्था क्यों है? ग्राम सभाओं की अनुमति की जरूरत क्यों समझी गई कि जमीन जब अधिग्रहण करते हैं या कोई कारखाना लगता है, कहीं कोई उद्योग लगना है या कुछ और चीजें होना है, तो ग्राम सभा की अनुमति का प्रावधान संविधान में। दिक्कत यह है
संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सरकारें कभी संजीदा नहीं रही। वो चाहे ग्राम पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे अलग अलग संवैधानिक आयोग हों। आप उन आयोगों के हालत देखिए, वो केवल तकनीकी रूप से वो आयोग हैं, लेकिन उनकी कोई महत्ता नहीं रही। और सरकारें, या खासकर सरकार में बैठी हुई नौकरशाही, वो उसका लगातार ये प्रयास है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो गांव से लेकर अपने जिले तक के विकास की योजनाएं बनाएं, उनका विकास करें, सारे पावर्स हों, उनको लगातार कम करने की कोशिश सरकार, जिसको कहते हैं सरकार नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेटिक जो मानसिकता है उसका परिणाम है। आप दिलीप सिंह भूरिया जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सांसद रहे और जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश रही पंचायती राज में अनुसूची 5 और 6 की, छठी अनुसूची की, जो आदिवासी इलाकों में आज तक लागू नहीं की गई है। पैसा एक्ट आज तक लागू नहीं किया गया है। तो पंचायती राज को कमजोर करने की कोशिश लगातार होती रही है। और मेरा इन पंचायती राज के जो प्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, जो अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी प्रतिष्ठा, लाल बत्ती, तनख्वाह, इसकी बात छोड़ दें। उनको जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है उसकी बात करें, ताकि वो अपने अपने गांव से लेकर जिलों तक जो उनको विकास की जिम्मेदारी मिली हुई है उसको वो बेहतर ढंग से निभा सकें। लड़ाई उसकी होनी चाहिए। और बात यहां पर यह नहीं होनी चाहिए कि सरकार के पास मांग रखना है और सरकार की मर्जी पर उनकी मांगें पूरी होगी या मांग पूरी नहीं होगी। वो सरकारी कर्मचारी नहीं है कि उनको उनकी मांगों पर सरकार जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करे या इस तरह की कोई भावना हो। होना ये चाहिए कि जो संविधान की भावना के अनुरूप पंचायती राज को कैसे मजबूत किया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए, राजधानी केंद्रित विकास की जो मानसिकता है उसको कैसे तोड़ा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक दर्शक ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ब्यूरोक्रेसी से आपकी सरकार इतनी डरती क्यों है। हमारा भी, उस दर्शक का भी उत्तर दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, गिरिजा शंकर जी बोल रहे थे उस दौरान। देखिए एसपी त्रिपाठी साहब, मध्य प्रदेश में अगर आज जो विकास हो रहा है तो उस विकास में एक हमारे साथ दर्शक है, तो मैं उनका प्रश्न ले लें, फिर हम आपके उत्तर ले लेंगे। रायपुर से रवि जी है। रवि जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, धन्यवाद आपको। मैं गिरिजा शंकर जी से प्रेरित होकर के रिंग कर रहा हूँ आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं खुद एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ जी। और ये जरूर गिरिजा शंकर जी ने बोला कि संवैधानिक रूप से जो चीजें सोचनी चाहिए इस स्तर में प्रशासन को, जी, वो चीजें पंचायत की राज में उनको नहीं मिल पा रहा है अधिकार। जो प्रतिनिधि आते हैं चुन करके, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद हो, उनको एक दबाव। आपका सवाल क्या है रवि जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि प्रशासन हम जनप्रतिनिधियों का बातों को ध्यान दे करके उस पर कार्य योजना लागू करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी, कि वो अपना प्रशासनिक स्तर पे ही चलाना चाहती है, कि जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व ही नहीं रखना चाहती? जी बिल्कुल, आपने प्रेरित हुए हैं, आप गिरिजा शंकर जी से हम इसका उत्तर लेंगे। लेकिन राकेश जी चूंकि अपना उत्तर दे रहे थे, राकेश जी एक और दर्शक है हमारे साथ गुना से, भगवान जी बाथम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर मैं ये राजेश जी से पूछना चाहता हूँ। जी सर, ये जो अधिकारी को दे रहा है सर, भ्रष्टाचार बढ़ाया गया खत्म होगा, बस यही सवाल है मेरा। जी 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 राकेश जी, आपने दर्शक का सवाल सुन लिया। हम एक और दर्शक हमारे साथ सिलवानी से, संतोष जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ आदरणीय नमस्कार जी। हमारे बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी ने कहा सीएम साहब सबकी सुन रहे हैं। जी आदरणीय, मैं जनसंरक्षक हूँ। 95 में इसकी नींव रखी गई थी और हमको 10 बार हमने सीएम साहब से लिखा, तब तक हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अभी आपने कहा सबकी सुन रहे हैं सीएम साहब, कि ठीक ही नहीं सुन रहे हैं। जब विदेश की अपने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था शर्मरा गई थी, तब हमको गाँव तैनात किया गया था। हमने सेवाएं दी, गरीब घर घर जाकर गाँव। आज हमारी नहीं सुनी जा रही, बहुत बुरी कंडीशन में हम लोग। सर आप सवाल करिए ना सीधे सीधे राकेश जी से। वैसे आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सारे हमारे दर्शकों ने छोड़ रखा है, एक दो सवाल उनसे भी हो। जी आप सवाल करिए सीधे राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। जी सवाल करें। राकेश जी, जैसे अभी आपने कहा कि हम आपकी सीएम साहब हमारी सुन रहे हैं। हमको 95 में स्वास्थ्य संघ से जोड़ा गया था, हमें ट्रेनिंग दी गई, जिले लेवल पे बाकायदा हमने पास किया, पास आउट किया हमने। लेकिन हम 15 साल से भटक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए।
फिर आपने सवाल नहीं किया, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने क्या किया, मतलब सीएम साहब नहीं सुन रहे। जी राकेश जी, आपसे सीधे दर्शक ने सवाल किए हैं, आप चाहेंगे कि आप उनका सीधे उत्तर दे दें, और उसी में एक ब्यूरोक्रेसी से आपकी सरकार डरती क्यों है, और आपने कहा मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, तो मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। इसमें त्रिपाठी साहब, आज अगर मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है और प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं उनका भी सहयोग है। पहले मध्य प्रदेश की जब गिनती होती थी तो कौन से पायदान पे होता था और आज कौन से पायदान में, ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में आज अगर जनप्रतिनिधियों को अगर अधिकार सरकार दे रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि गांव में भी विकास हो रहा है और शहरों में भी विकास हो रहा है। एक बात बार बार निकल के आ रही कि लाल बत्ती और पीली बत्ती की बात, तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में किसको आप वो उत्तर नहीं दे रहे हैं दर्शकों का। एक सवाल ये था कि आपकी सरकार डरती है ब्यूरोक्रेट से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सहयोग से और जनता के लिए काम कर रही है। यहाँ किसी अधिकारी से ना कोई सरकार डरती है और ना अधिकारियों को इतना अधिकार दिया है कि वो जनता के ऊपर अन्याय कर सके। आप देखेंगे कि जितना बड़ा से बड़ा अधिकारी है, अगर वो कहीं गलती करता पाया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, और इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। उस दर्शक का ये कहना था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसी कारण आपके यहाँ भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। देखिए, अगर आज मध्य प्रदेश में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई उठाई जा रही है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आज अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी अपना रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। नहीं तो आज से पहले भी कई सरकारें नहीं है, वहां उस समय ऐसी कार्रवाई होती नहीं थी, इसलिए ये दिखाई नहीं देता था। जी राकेश जी, आप आज थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, आप जल्दी अपना उत्तर खत्म कर दे रहे हैं। पंकज जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस शासन काल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू हुई, लेकिन जो आम लोगों की धारणा है, आपने कहते भी सुना होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण हो गया। और इसमें कई लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखने वाले हैं कि अगर सरपंच को अधिकार मिला है तो वहां भी कमीशनबाजी हुई है, उसके बाद जनपद जिला पंचायत वहां कमीशनबाजी बने। आपके खुद राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपए में 85 पैसा कमीशन में चला जाता है, तो वो स्थिति यहाँ और ज्यादा बढ़ गई। देखिए त्रिपाठी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ, पर जो बड़े भ्रष्टाचारी, जो बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ जो राजधानी भोपाल में बैठे थे, उनको लगा कि जो माल था वो अब नीचे जा रहा है, उनका हिस्सा कम हो रहा, तो उस विकेंद्रीकरण को उन्होंने फिर केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज जो पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि वो नाराज हैं। सवाल त्रिपाठी साहब, भ्रष्टाचार का द्वितीयक है, प्राथमिक सवाल ये है कि यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और यदि उस निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आपने नकदंत विहीन शेर की भांति बिना किसी जिम्मे अधिकार के आपने यदि एक शोपीस बनाकर रखा है तो किस काम का। और कांग्रेस इसीलिए आज अरुण यादव जी ने बहुत साफ तौर पर बोला कि हम एक लंबे समय से इस बात की मांग करते हैं कि यदि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं त्रिपाठी साहब उसको मिलना चाहिए, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। आज यदि कोई विधायकों के अधिकारों में बाधा डाले या मंत्री के अधिकारों का हनन करे या मुख्यमंत्री के अधिकारों में अड़ंगा लगाए तो क्या वो उसको बर्दाश्त करेंगे? तो जनप्रतिनिधि त्रिपाठी साहब, चाहे वो छोटे स्तर का पार्षद हो, पंचायत का सरपंच हो या पंच हो, या बड़े स्तर का मुख्यमंत्री या मंत्री हो। और यही मध्य प्रदेश की विडंबना है कि सरकार में भ्रष्टाचार इतना हावी है और मुख्यमंत्री जी के आसपास एक ऐसी कोटरी या कॉकस तैयार हो गया है जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा को दुर्दशा की ओर ले जा रहा है। और दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल हमारा ये है, जैसा वो मांग रहे हैं कि फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, गिरिजा भैया ने कहा कि वो तो मंत्री भी नहीं लिख सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गोपनीय चरित्रावली, उस तरह वो जो जिस तरह से जो मांग कर रहे हैं फाइनेंशियल पावर तो किसी त्रिपाठी साहब कैसे संभव है? त्रिपाठी साहब, मैंने भी कहा था कि अंततोगत्वा जो फाइनेंशियल पावर है, डीडी पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है, राजनेता के पास नहीं होती। तो उन पर मांग कैसे? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ त्रिपाठी साहब। मेरा मानना है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इस तरीके से बहुत सारी मांगे ऐसी भी रखी हैं जिनकी आड़ में कुछ मांगों को मनवाया जा सके, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उनकी सारी मांगे आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, सारी मांगे उनकी गैर संवैधानिक नहीं हो सकती। जो संवैधानिक मांगे हैं और जिससे लगे कि ये जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो चुनकर आए त्रिपाठी साहब, मध्य प्रदेश की जनता में अलग अलग गांव शहर के लोगों ने उनको चुना है, और यदि चुनने के बाद उनकी ये पीड़ा है कि वो इस राजनीतिक व्यवस्था में एक शोपीस की भूमिका निभा रहे हैं, एक वेतन भत्ता और कोई कार्यालय और चाय नाश्ते के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त और भ्रष्ट करने का एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके पीछे कौन है? पर मैं प्रत्यक्षता मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के शासक हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं।
सही हो या गलत हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मामले में यदि विसंगति है तो उसको दूर करें या जनता के सामने लाएं। और त्रिपाठी साहब, एक बड़ी चीज जो मुझे इस चुनाव में लगती है कि आज भी मध्य प्रदेश की आम जनता को इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। आप शहरों में लोगों से बात करो, पार्षद को जानते हैं, महापौर को जानते हैं, विधायक को जानते हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जानते हैं, पर उनको जनपद और जिला पंचायत की जो व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी तो सरकार का दोहरा फर्ज है। एक तो इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करे और इनको अधिकार भी दे, ताकि ये जो व्यवस्था गांधी जी 22 साल बाद भी अगर नहीं जानते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य है। मैं सच बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि जरूर हूं, पर जो सच्चाई है, जो वस्तु स्थिति है, वो सबके सामने होना चाहिए। मैंने इसकी भी एक क्लास होनी चाहिए निश्चित तौर पर। त्रिपाठी साहब, पंकज जी, एक हमारे साथ दर्शक है दमोह से प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों से अध्यक्ष के वोट के लिए लाखों रुपए या दूसरे प्रबोधनों की खरीद फरोख्त चल रही है, और ये सरपंच भी चुनाव में हर एक वोटर से हजारों रुपए प्रति वोट शराब, मुर्गा या जब्तों का चलन चल रहा है। मेरा भ्रष्ट जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ज्यादा इज्जत अधिकार देना होते थे, और दूसरे नंबर पर क्या ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे आगे के लोकतंत्र के लिए प्रथम सीढ़ी हैं, और क्या अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार रोकने के लिए इनके राजस्व या कमाई संबंधी अधिकार कम नहीं कर देना चाहिए? अरे है ही नहीं कमाई संबंधी अधिकार, तो रो रहे हो। जी पंकज जी, इसका उत्तर हमारे समझ गिरजा शंकर जी बेहतर देंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं ग्वालियर से, जुगल जी। जुगल जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें, हमारे पास समय कम है। सर, मेरा राकेश जी से सवाल है कि आज 880 दिनों से एमपीवी में विधवा महिलाएं धरना दे रही हैं, तो उसमें अधिकारी राज बना हुआ है कि उन्होंने मौतों का तारीख में बंटवारा कर दिया है, तो इस पे सरकार आज क्या कह रही है? वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम महिलाओं की आंखों में, बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। ये आपका इस हमारे विषय से अलग का सवाल है। निश्चित तौर पे एमपीवी की जो विधवाएं धरना दे रही हैं वो राकेश जी ने सुन लिया है, हम चाहेंगे तो राकेश जी उत्तर देंगे, लेकिन अभी जो हमारे अन्य दर्शकों ने सवाल किया है गिरजा शंकर जी, हम चाहेंगे कि उन दर्शकों का उत्तर आप दें जिससे वो संतुष्ट हो सके। इन सवालों में महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया एक दर्शक ने कि चूंकि चुनाव में करप्शन होता है, हाँ, और करप्शन के जरिए वो चुने आते हैं, इसलिए क्यों इनको अधिकार दिया जाए? यदि उनके तर्क को हम आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब क्योंकि पंचायती राज के चुनाव में करप्शन होता है तो पंचायती राज व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। यदि उस तर्क को और आगे बढ़ाएं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी करप्शन होता है, काले धन का और बाहुबल का उपयोग होता है, तो विधानसभाएं लोकसभाएं भंग कर देनी चाहिए। ये बहुत ही अतार्किक विचार है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कोई 93 के बाद लागू हुई ऐसा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था बरसों से आजादी के पहले से हमारे देश में लागू रही है। यदि सन 60 के दशक को आप देखें तो पंचायतें ही आपके स्कूल, अस्पताल और तमाम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था वो पंचायतें ही करती थी और बेहतर ढंग से करती थी। धीरे धीरे उन पंचायतों और नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव बरसों तक नहीं कराए गए, उन संस्थाओं को खत्म किया गया, और उसके बाद जब जो राजीव गांधी का जो आपने जिक्र किया कि वो 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे नहीं पहुंचता, शायद अपने इसी अनुभव के कारण उन्होंने पंचायती राज और स्थानीय संस्थाएं को लेकर अधिनियम लाया, संविधान संशोधन किया और दोनों ही संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया, ताकि वो जो 15 पैसे पहुंचने वाली जो स्थिति है वो बदले और उनको 85 पैसा पहुंचे। ये दुर्भाग्य की बात है कि संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद, चाहे वो स्थानीय संस्थाओं का मामला हो चाहे पंचायतों का मामला हो, राज्य सरकारें उनको अपने गुलामी के जंजीर में बांधे रखना चाहती हैं। आपने हाल ही में चुनाव जो हुए स्थानीय संस्थाओं के, उस चुनाव प्रचार का नजारा यदि आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो बात क्या होती थी कि यदि बीजेपी की सरकार चूंकि राज्य में है, चूंकि केंद्र में है, यदि बीजेपी की नगर निगम, नगर पालिकाएं बनेंगी तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये कई मंत्रियों ने तो ये जो भावना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको राज्य और केंद्र के मातहत रखने की जो भावना है एक, और दूसरी तरफ हमारे जो नौकरशाह हैं वो अपने अधिकारों को किसी भी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है। खासकर राजनेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो हमेशा बिल्कुल ही विपरीत रहा है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बता सकता हूं कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मुख्यमंत्रियों तक को अपनी जनहितैषी योजनाओं को लागू करने के लिए किस तरह नौकरशाहों से संघर्ष करना पड़ता है, ये बहुत छुपी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि ये जो मुद्दा उठा है अभी,
पंचायतों के प्रतिनिधियों को अधिकार और सुविधाएं देने का, तो उनकी जो सुविधाएं और प्रतिष्ठा वाली जो बातें हैं उनको अलग करके जो सवाल उनके संवैधानिक अधिकारों की है, जिनका संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, जिसका संबंध स्थानीय स्तर पर रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करके वहीं प्लानिंग बनाकर वहीं उनका स्थानीय विकास हो, इस मुद्दे पर सारी पॉलिटिकल पार्टी को, खासकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक होना चाहिए, क्योंकि ये मामला राजनीति वर्सेस नौकरशाही का भी बनता जा रहा है। तो इस मामले में कांग्रेस बीजेपी करने की, या मुख्यमंत्री और नॉन मुख्यमंत्री, या कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, ये नहीं होना चाहिए। पाठक जी जैसे, पंकज जी जैसे कह रहे थे कि 22 साल बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल वर्कर्स की है, पॉलिटिकल पार्टीज की है कि यदि वो 22 साल बाद भी अपनी जनता को, अपने वर्कर को ये नहीं बता सके कि संवैधानिक अधिकार पंचायती राज क्या है या सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद भी हैं। ये लड़ाई दरअसल होनी चाहिए संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उनकी गरिमा और उनके अधिकारों की, और इसका सीधा संबंध प्रदेश के निचले स्तर तक के विकास के मुद्दे से है। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक न करते हुए उस नजरिए से देखना चाहिए कि हमारे निचले स्तर तक के लोकतंत्र किस तरह मजबूत हो। यदि पंच कमजोर होगा तो फिर विधायक भी कमजोर होगा, सांसद भी कमजोर होगा, और फिर मुख्यमंत्री भी कमजोर होगा। और वो शिकायत जो लोग कर रहे थे भी कि सरकारें जो है वो नौकरशाहों के दबाव में रहती है, ये स्थिति से आप उबर नहीं पाएंगे। यहाँ गिरजा जी एक हमारा सवाल है, अभी राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी हम आपके पास आ रहे हैं। यहाँ दो बातें हैं, जैसे कि हमारे दमोह से एक दर्शक ने कहा कि इस पे खूब पैसा चलता है। आपने कहा कि विधायक और सांसद में भी पैसा चलता है। विधायक और सांसद में आम जनता के बीच में अगर पैसा बढ़ता भी होगा तो आम जनता के बीच बढ़ता है। यहाँ चूंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, ये पंजा या कमल के उस पर नहीं लड़ते, जब समर्थन देते हैं और उसके बाद प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कहीं 30 प्रतिनिधि हैं, कहीं 20 प्रतिनिधि हैं, कहीं 11 प्रतिनिधि हैं, तो उन प्रतिनिधियों के बीच में ये पैसा चलता है। कई जिला पंचायत के अध्यक्ष वो कैमरे के सामने नहीं आए, किसी ने कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस जो सदस्य हैं वो किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख ऐसे बांट के आए। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार, चूंकि प्रतिनिधि चुनते हैं 10, 12, 15, वो जीत के तो आ गए, वो पैसा लेकर के फिर उसको वोट देते हैं। ये बिल्कुल वास्तविकता है और इससे सब लोग वाकिफ हैं कि चुनाव में इस तरह की प्रक्रिया होती है। सवाल ये है कि यदि किसी प्रक्रिया में कोई दोष है तो उस दोष को दूर करने की जरूरत है, उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कि चुनाव में इस तरह के अध्यक्ष चुनने के लिए अपने प्रतिनिधियों को लालच दिया जाता है या पैसे दिए जाते हैं, या दूसरे चुनाव में जनता को पैसे बांटे जाते हैं, तो ये जो दोष है इसको दूर करने की जरूरत है, न कि उस व्यवस्था को खत्म करने की। और जहां तक सवाल ये जो बात आती है कि पंचायती राज स्थापित होने के बाद जो भ्रष्टाचार भोपाल का है वो गांव-गांव तक फैल गया, ये दुष्प्रचार है। मैं आपसे कहूं कि 2 तरह का दुष्प्रचार हमारे समाज में एक सुनियोजित तरीके से फैलाया जाता है। एक, जो हमारे राजनेता हैं वो निकम्मे हैं, बदमाश हैं, वो करप्ट हैं, और दूसरा, करप्शन नीचे स्तर तक जा रहा है। दरअसल ये लोकतंत्र विरोधी सोच है। हमको ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र में राजनेताओं के जरिए ही लोकतंत्र मजबूत होगा। उनके जो निर्वाचित जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। ये आरोप लगा देने से उन संस्थाओं को खारिज नहीं होना चाहिए, बल्कि उन आरोपों को या उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। जी, अब राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, और राकेश जी आपसे कुछ दर्शकों ने सीधे सवाल भी किए हैं, आप चाहें तो उनका उत्तर दें। देखिए एसपी त्रिपाठी साहब, जो बात गिरिजा शंकर जी ने लास्ट में कही वही बात मैं कहना चाह रहा था कि बार बार कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं, जो अच्छी व्यवस्थाएं प्रदेश में चल रही हैं वो चरमरा रही हैं और खत्म हो रही हैं। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि पंकज जी बड़े व्यवस्था की चिंता कर रहे थे, पर पंकज जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि 235 करोड़ रुपए देश के खर्च हो जाते हैं और आप लोकसभा नहीं चलने देते हैं। वो एक बंधक सा मना लेते हैं लोकसभा को। आप पंचायतों की चिंता कर रहे हैं, जो पंचायत तो अपना काम कर रही है। राकेश जी गिरिजा जी कुछ कह रहे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, न संसद चलने का मुद्दा है। यहाँ जो आपकी बड़ी संसद है
जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक फैली हुई है, उसकी मजबूती का सवाल है। और वो चिंता कांग्रेस बीजेपी दोनों को करना चाहिए, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जी पंकज जी, हम आ रहे हैं आपके पास, राकेश जी का उत्तर पूरा हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी सुविधाएं और पावर पंचायत के लोगों को मिला हुआ है, आप अन्य प्रदेशों में उठा के देख लीजिए। या मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां की स्थितियां उठा के देख लीजिए। अच्छी स्थिति होती तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नहीं कहना पड़ता कि ये देश की हालत क्या कर दी है कांग्रेस। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज अगर मध्य प्रदेश में कोई बात सामने निकल के आई थी, उनने अपनी बात रखी, सरकार ने उस बात को माना है और आगे भी सरकार मानने के लिए, ऐसा नहीं है कि अब दरवाजे बंद हो गए, आगे कोई चर्चा नहीं होगी। हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं अगर कोई दिक्कत किसी तरह की आती है। दूसरी बात में, पंकज जी की बात पर मुझे हंसी इसलिए आई थी कि पंकज जी कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को नहीं मालूम कि सरपंच क्या होता है, वो पंच क्या होता है और जनपद अध्यक्ष क्या होता है। ये बात अगर पंकज जी को इसलिए नहीं मालूम, शहरी राजनीति करते हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते, किसी किसान से पूछते, वो पूरी तरह इनको समझा देगा। चलिए, उनको पंकज जी को आप आने जाने का खर्च दीजिए, गांव तक पहुंचेंगे। जिला पंचायत तो भोपाल में भी है ना। जी देखिए त्रिपाठी साहब, मेरा आग्रह था कि मेरे मित्र के पास आज उत्तर नहीं, इतनी छोटी बात कर रहे हो, उत्तर कर रहे हैं। मेरा आशय आम जनता को समझाने का था और ये उससे सहमत हो या असहमत हो, इनका बिंदु है। मेरा मैंने जो बात रखी उसका भी जवाब आप दे सके तो दे देना। आज कि 235 करोड़ देश की काली कमाई नहीं थी। राकेश जी, मुद्दा अलग हो जाएगा, उस मुद्दे पे जब हम बहस करेंगे तो आप उत्तर दे दीजिए। 2 मिनट बहुत इनको उत्तर की। ये मुझे इस बात का उत्तर दे दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कितने दिन सदन चलाई। एक बात, वो रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में विधानसभा शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार कितने दिन चलाती, ये इसका उत्तर दे दें और जनता में इसका जाके हिसाब कर लें, कौन सही कौन गलत। ये बड़ा बीजेपी की त्रिपाठी साहब इतनी खराब प्रवृत्ति की जब उत्तर नहीं मिलता तो कांग्रेस के नाम पर आप चलने नहीं देते तो कहां से चलेगी। अरे मध्य प्रदेश में किसने रोका त्रिपाठी साहब, और इसके 10 साल पहले त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश में त्रिपाठी साहब पंकज मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन में समाप्त करते हैं, आसन जी को धमकाते हैं। ये मध्य प्रदेश का यही अलग मुद्दा चला गया। पंकज जी, हमारा उत्तर दे दूं, हमारा यहाँ सवाल एक ही बात कर रहे थे तो 10 साल में इन्होंने और 1000 करोड़ बर्बाद कर दिए। चलिए पंकज जी, हमारे यहाँ चूंकि हम पंचायत राज व्यवस्था को लेकर बहस करने बैठे हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जिस मुद्दे पे लिए उस पर जाएं। हमारा एक सवाल, जैसे अभी हम गिरिजा शंकर से उस पर विशेष टिप्पणी जरूर लेंगे। जिस तरह से महापौर के पहले आप ध्यान दिए होंगे कि पार्षद चुनते थे, उस समय पैसे का खूब लेन देन होता था, सीधे तौर पे अब जनता महापौर को चुनने लगी है। इसी तरह क्या जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी सीधे चुनाव होने चाहिए क्या? देखिए त्रिपाठी साहब, गिरजा भैया ने जो बात बोली मैं सहमत हूं कि यदि व्यवस्था में दोष हो तो दोष दूर करना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आपका सुझाव जो है वो प्रेरणादायी है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन से कथित भ्रष्टाचार, क्योंकि प्रमाण नहीं भ्रष्टाचार होता, हम भी सुनते हैं आप भी सुनते हैं, यदि उस कथित भ्रष्टाचार के कम होने की इंच बराबर भी संभावना है तो सरकार को प्रक्रिया परिवर्तन पर विचार करना चाहिए। और मेरा फिर आग्रह कांग्रेस के मंच से कि सरकार को इन संस्थाओं को अधिकारों से सुसज्जित करना चाहिए और जितने ये अधिकार संपन्न होंगे, मध्य प्रदेश का आम आदमी, मध्य प्रदेश का गांव का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का पंचायत राज साधन संपन्न होगा। और मध्य प्रदेश, जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, जिसकी किसी जमाने में अर्जुन सिंह जी बात करते थे, तो निश्चित तौर पर हमको स्वर्णिम मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। पर सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने दायित्व का बोध करना पड़ेगा और अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। जी, चूंकि अब राकेश जी से भी इस मुद्दे पर हम जानकारी ले लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं कि राकेश जी, क्या सीधे चुनाव होने चाहिए? देखिए, जनता इस बारे में विचार करे, जनता क्या चाहती है। सरकार जनता की बात को मानेगी और अगर इस तरह के विचार सामने नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं या अन्य मंचों पे इस बारे में चर्चा हो और ये बात अगर निकल के आती है तो सरकार इस बारे में विचार कर सकती है आगे आने वाले समय में। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो भी जनता के बीच चुन के आते हैं। नहीं, उनमें फिर जो लेन देन होता है, एक नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो आरोप कांग्रेस के विद्वान साथी लगा रहे हैं, इस तरह की कोई बात यहाँ पर होती है। बड़े ईमानदारी से और सच्चे कथित तौर पर कहा है, गिरजा भैया ने कहा था, भैया मैंने आरोप नहीं लगाया। अभी आपने कहा पंकज जी, मैंने कथित तौर पर कहा, आप अपनी बात को इतनी जल्दी मत भूला करो। 1 मिनट पहले कहा, आप अपने तर्कों को भूल जाते हो। कथित का मतलब तो समझो मेरे भाई, डिबेट में जाते हो इसकी हिंदी बात करते करते एकदम रोड में पह जाते और फिर अपनी बात को वापस करने। राकेश जी, ये गिरजा शंकर जी ने कहा है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्या त्रिपाठी साहब, इतनी खराब प्रवृत्ति है कि झूठी
बात को लेकर बिल पढ़ो। वो प्रवृत्ति धीरे धीरे बदल जाएगी। पंकज जी आप रुकिए, प्रवृत्ति बदल रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान साथी जिस पटरी पे चलते हैं एकदम उस पटरी से इनकी गाड़ी उतरने लगती है और फिर उसके बाद ये वापस आने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कहाँ उतर रही? बेचारे 12 साल से बैठे एक ही पटरी में चल रहे हैं, आप फिर भी दिक्कत यही हो रही है ना। अब हर व्यवस्था में जो खोट दिख रही है त्रिपाठी साहब, वो इसीलिए दिख रही है कि कांग्रेस सत्ता से इतने दिन तक दूर रह गई है। तो बिना पानी की जैसे मछली तड़पती वैसे कांग्रेस की हालत तो उनको पानी दीजिए ना। अब काम हो रहा है उसमें इनको खोट दिखाई दे रही है। पानी दीजिए, जो उंगली उठाई जा रही है, बार बार खामियां दिखाई जा रही है, इसीलिए दिखाई। चलिए राकेश जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, जिसमें कांग्रेस जीत रही है। राकेश जी, अगर व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही हमारा समय राकेश जी समाप्त हो रहा है। राकेश जी, समय समाप्त हो रहा है। अंतिम टिप्पणी गिरिजा जी से ले लेते हैं। पंकज जी, जो गिरिजा जी जो ये बात एक निकल कर सामने आई है कि क्या सीधे तौर पे चुनाव होने लगे तो इस तरह का जो लेन देन, मुझे खुद मालूम है, मुझे रीवा की घटना याद है, और 30 लाख में एक सदस्य बिके हैं जी। नहीं, देखिए दरअसल क्या है, यदि पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध हो तो फिर इन सारी व्याधियों को, इन सारी विसंगतियों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। और आज की तारीख में जब हम 21वीं सदी में हैं तो ये एक अनुभव हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हुआ है कि बड़े आकार के राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था, विकास की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं होती और छोटे राज्यों की वकालत की जाती है, छोटे छोटे राज्य गठित किए जा रहे हैं। ऐसे में सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्व और बढ़ जाता है। तो बेहतर ये होगा कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और बीजेपी खुद छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि वो कांग्रेस के संविधान संशोधन को आगे बढ़ाते हुए 22 साल बाद भी उन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार करे और गंभीरता से पहल करे, ताकि गांव से लेकर शहर तक आज जो हमको देखने को मिलता है कि आज आजादी के 70 साल बाद और अपने प्रदेश को बने 60 साल के बाद आपको ये खबरें रोज पढ़ने को मिलेंगी, छोटे छोटे पुल पुलिया और रपटे न होने के कारण बच्चे नदी नाली से पार होकर स्कूल जाते हैं। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए पंचायती राज को मजबूत करने की जरूरत है। भोपाल से बैठकर दूर दराज के गांवों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। और इसलिए मैं गुजारिश करता हूं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आप सोचें, उस पर पहल करें, इस पर राजनीति न करें। जी, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा कसने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी को कसने की अप्रत्यक्ष कवायद है ये। जब हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जब मजबूत होंगी तो फिर नौकरशाही के हावी होने की शिकायत अपने आप खत्म हो जाएगी। जब सरकारों की, राजनीतिक दलों की जो मंशा यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की रहेगी तो इसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि नौकरशाह हावी होंगे। और नौकरशाही को कहीं न कहीं नियंत्रण में रखने के लिए जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत से चुन के आए, चाहे विधायक बने, चाहे सांसद बने, उनकी भूमिका को प्रभावी करने की जरूरत है। उनको बदनाम करके उनको नाकारा साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको आप अधिकार संपन्न बनाइए, तब लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और लोकतंत्र के इस दो पाए, नौकरशाही और विधायिका के बीच में बेहतर संबंध होंगे, कोई किसी पर हावी नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी सीमा में लोक हित में काम कर सकेंगे। बहुत सटीक टिप्पणी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया। गिरिजा जी जो आपने टिप्पणी की, जो हमारे दर्शकों को इस पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया, जो संशोधन की बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी को जरूर ले जाइएगा अपने खर्चे पे गाँव तक, उनसे जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ भी है, बहुत पिटाई हुई उनकी विचारों की। तो दोस्तों, आपने देखा अधिकारों की जंग को लेकर क्या कुछ हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों को तमाम अधिकारों के साथ मंत्रियों की तरह लाल बत्ती और सुविधाएं चाहिए। वही मंत्री और अफसर हैं कि अपने रसूख में भागीदारी पर राजी नहीं हो रहे। इस विभाग को देखकर लगता है कि जन सेवा लाल बत्ती के बिना नहीं हो सकती, या फिर जन सेवा की सेवा का भरोसा देकर अध्यक्ष बने नेताओं को यह लगने लगा है कि जन सेवा के लिए लाल बत्ती जरूरी है। पद के साथ सुविधाओं के फेर में कहीं आम आदमी के हित प्रभावित नहीं हो जाएं। यदि सरकार को यह मांग उचित लगती है तो सुविधाएं देनी चाहिए, और कहीं कोई कानूनी अड़चन हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को भी अपने लिए जिद नहीं करना चाहिए।
आखिर दोनों ही जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और जन सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। इस मामले में कहना यही होगा कि मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसे भी कवायद हो, किस्मत खुले या ना खुले, पर हमारा फायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. सधे हुए हाथों से अगरबत्ती बना रही इन महिलाओं के जीवन में और स्वावलंबन की महक है। हथेलियों को काला कर इन्होंने अपनी जिंदगी को रोशन करने की कला जो सीख ली है, यह संभव हुआ है मध्य प्रदेश शासन